हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू नॉलेज वर्ल्ड। फ्रेंड्स, अभी हम लोग आधुनिक भारत के इतिहास को पढ़ रहे हैं और आधुनिक भारत के इतिहास में अभी हम लोग स्पेक्ट्रम को कवर कर रहे हैं, जो राजीव आहिर द्वारा लिखी गई पुस्तक है। और किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम के लिए, खास करके जो पीसीएस एग्ज़ाम्स होते हैं या फिर जो यूपीएससी एग्ज़ाम होते हैं, उसमें उसके लिए ये किताब जो है राजीव आहिर के स्पेक्ट्रम, वो बेस्ट बुक मानी जाती है। तो अभी हम लोगों ने पीछे जो क्लासेस देखे हैं उसमें हम लोगों ने अभी तक विभिन्न यूरोपीय कंपनियों के बारे में पढ़ा है। फिर अंग्रेज़ का जो एकाधिकार भारत पे जो हुआ उसके बारे में हम लोगों ने पढ़ा है। और आज हम लोग जब एकाधिकार हुआ था सारी कंपनियों को हराने के बाद, उसके समय भारत की स्थिति क्या थी, इसके बारे में जानेंगे। यानी कि मैंने आपको पिछले वीडियोस में, पिछली क्लासेस में बताया था कि अंग्रेज़ों ने क्या किया था कि फ्रेंच को, यानी कि फ्रांस की जो कंपनियां थी, उसे बहुत बुरी तरह से हराया था। और फिर जो डेन की भी कंपनियां थी, उन्होंने भी क्या किया था कि अपनी जो सारी जो व्यापार से रिलेटेड, जो व्यापार से संबंधित जो भी बस्तियां थी, वो अंग्रेज को बेचकर यहाँ से चले गए थे। तो अब जो अधिकार बचता है भारत पर या पूर्वी देशों पर, वो मुख्यतः अंग्रेजों का ही बचता है, ब्रिटिशर्स का ही अधिकार बचता है। और उस समय जब ब्रिटिशर्स ने सारी कंपनियों को, सारी यूरोपीय कंपनियों को हराया और अपना अधिकार हर जगह जमाया, उस समय भारत की स्थिति क्या थी, आज हम लोग इस बारे में जानेंगे। तो चलिए फ्रेंड्स, हम लोग देखते हैं मुगल साम्राज्य का पतन। भारत की स्थिति के बारे में हम लोग को जानना है, जिसमें हम लोग का पहला जो टॉपिक है वो है मुगल साम्राज्य का पतन। हमें ये जानना जरूरी है फ्रेंड्स कि जब सारी यूरोपीय कंपनियों का आगमन हो रहा था, उस समय मुगल साम्राज्य का ही शासन भारत में चल रहा था। ये मैं आपको पहले भी बता चुकी हूँ और अभी भी बता रही हूँ। तो उस समय मुगल साम्राज्य का शासन चल रहा था। और मुगल साम्राज्य में मैं थोड़ा आपको बता दूं कि मुगल साम्राज्य की नींव जो है वो बाबर ने डाली थी। और उसके बाद हुमायूं, अकबर, जहांगीर, शाहजहां, औरंगजेब, ऐसे करके बहुत सारे मुगल शासक आए, जिन्होंने मुगल साम्राज्य को जो है वो बुलंदियों तक पहुंचाया। लेकिन हुआ ये था फ्रेंड्स कि जब औरंगजेब का जब शासनकाल चलता रहता है, उस समय मुगल साम्राज्य का जो अधिकार था भारत पे, यानी कि जो मुगल साम्राज्य की जो नींव थी, वो थोड़ी हिल जाती है। और औरंगजेब की कुछ नीतियों के कारण मुगल साम्राज्य के पतन का जो रुख होता है वो शुरू होता है। और औरंगजेब के बाद जितने भी शासक आए हैं फ्रेंड्स, वो उत्तर मुगल साम्राज्य में जाने जाते हैं। यानी कि औरंगजेब तक मुगल साम्राज्य, और औरंगजेब के बाद जितने भी शासक आए वो उत्तर मुगल साम्राज्य में जाने जाते हैं, उत्तर मुगल साम्राज्य के शासक गिने जाते हैं। ठीक है, तो अब हम लोग देखेंगे कि मुगल साम्राज्य का पतन कैसे हुआ। क्योंकि हुमायूं, अकबर, जहांगीर से शाहजहां ने मुगल साम्राज्य को बहुत बुलंदियों तक पहुंचाया था और पूरे भारत को एक स्वरूप में ढाला था, एकीकृत किया था। और इन सबके शासन काल में फ्रेंड्स भारत को एक नई बुलंदी मिली थी। भारत जो है अपना, वो बहुत ऊंची बुलंदियों तक पहुंचा था। लेकिन देखिए कैसे इसका पतन होता है, यानी कि मुगल साम्राज्य का पतन होता है। विभिन्न यूरोपीय कंपनियां आती हैं, उसके बाद मुगल साम्राज्य का पतन धीरे धीरे करके आरंभ होता है। अब देखिए, मुगल साम्राज्य का पतन मुख्यतः आंतरिक कमजोरी और बाहरी चुनौतियों के कारण हुआ है, जिसमें प्रमुख हैं औरंगजेब की जिम्मेदारी, कमजोर उत्तराधिकार की लड़ाई, उत्तराधिकार के स्पष्ट एवं सुनिश्चित नियमों का अभाव, दरबारी प्रतिस्पर्धा एवं शत्रुता, मराठा चुनौती इत्यादि। अब हम लोग एक एक करके इन सब के बारे में जानेंगे। औरंगजेब की जिम्मेदारी, दक्कन नीतियाँ। औरंगजेब जो था फ्रेंड्स, सारे शासकों ने, जो भी थे, अकबर थे, जहांगीर थे, इन्होंने दक्षिण भारत की तरफ विजय अभियान छेड़ा था दोस्तों। लेकिन इन्होंने उनसे मित्रता की भी
संधि की थी, यानी कि मित्र बनकर एक दूसरे के साथ रहे थे। लेकिन औरंगजेब जो था वो दक्षिण भारत में अभियान चलाकर दक्षिण को विजय करना चाहता था। और जब ये औरंगजेब दक्षिण में अभियान चलाता है और जब औरंगजेब दक्षिण की तरफ बढ़ता है, यानी कि जैसे कि बीजापुर, गोलकुंडा इत्यादि जो जगह हुए उस जगह पे जाता है, तो उससे उत्तर भारत से यानी कि दिल्ली से निकले हुए काफ़ी टाइम हो जाता है और बहुत दिनों तक ये दक्षिण के अभियान में ही रह जाता है फ्रेंड्स, जिसका बहुत बुरा प्रभाव जो है वो पड़ता है शासन पे, मुगल साम्राज्य पे बहुत। क्योंकि अगर कोई शासक बहुत टाइम तक अगर अपनी सल्तनत से, अपना दिल्ली से, अपनी राजधानी से अगर बाहर होंगे तो उसका बुरा प्रभाव पड़ेगा ही। और कुछ ऐसी जो औरंगजेब ने काम किए थे, जैसे कि धार्मिक जो इसकी नीति थी वो अच्छी नहीं थी, और मराठों से, राजपूतों से इत्यादि जो नए नए जो उद्भव हो रहे थे, जो उदय हो रहा था जिन वंशों का, उससे औरंगजेब की जो मित्रता थी वो नहीं थी। औरंगजेब ने उनसे शत्रुता मोल लिया था। इसकी वजह से औरंगजेब के विरुद्ध बहुत सारे विद्रोह भी हुए थे और धीरे धीरे करके जो है वो मुगल साम्राज्य लगातार संघर्ष करने के कारण मुगल साम्राज्य कमज़ोर होता चला गया। और उसके बाद कमज़ोर उत्तराधिकारी औरंगजेब तक फिर भी औरंगजेब ने कैसे भी करके थोड़ा बहुत ठीक किया था। लेकिन जब औरंगजेब की मृत्यु हो जाती है 1707 ईस्वी में, उसके बाद जो भी शासक आते हैं वो बहुत कमज़ोर रहते हैं, उनमें शासन करने की जो थोड़ी सी भी शक्ति होती है इस टाइप की कुछ नहीं रहती है, और इसका खामियाजा मुगल साम्राज्य को भुगतना पड़ता है। आगे है फ्रेंड्स उत्तराधिकार की लड़ाई। आपने पहले भी देखा कि मुगल साम्राज्य में उत्तराधिकार का कोई निश्चित नियम नहीं था दोस्तों। इसमें क्या था कि जितने भी बेटे होते थे, पहले के जो शासक थे वो बहुत सारी शादियां करते थे, बहुत सारे विवाह करते थे, और जो भी पुत्र होते थे वो आपस में लड़ते थे। ऐसा कुछ नहीं था कि यही उत्तराधिकारी बनेंगे, आगे चलकर यही शासन चलाएंगे। इसलिए जो आगे के जो भाई लोग होते थे उनमें बहुत लड़ाइयाँ होती थी, और इसकी वजह से आपस में ही लड़ने के कारण धीरे धीरे मुगल साम्राज्य की नींव जो है वो कमज़ोर होती चली गई थी। उत्तराधिकार के स्पष्ट एवं सुनिश्चित नियमों का अभाव था। ये मैंने अभी आपको बताया कि कोई निश्चित नियम नहीं थे, जिसकी वजह से उत्तराधिकार का युद्ध हमेशा चलता रहता था। और ये जहांगीर के समय भी हुआ है, शाहजहां के समय भी, औरंगजेब के समय भी, आगे चलकर जो भी उत्तर मुगल सम्राट है उनके समय में भी ये युद्ध होते रहे हैं। दरबारी प्रतिस्पर्धा एवं शत्रुता। हुआ क्या था दोस्तों कि जब औरंगजेब की जो नीति थी वो सही नहीं चल रही थी, उस समय जब औरंगजेब बहुत समय तक दिल्ली से बाहर रहे थे, अपनी राजधानी से बाहर रहे थे, उस समय दरबार में जो ऊंचे ऊंचे लोग थे उन्होंने क्या कि उनके बीच में क्या होने लगी कि आपस में प्रतिस्पर्धा होने लगी और इनके बीच में शत्रुता भी रहने लगी, जिसका खामियाजा मुगल साम्राज्य को भुगतने लगा पड़ा, क्योंकि ये लोग बाहरी आक्रमण की बजाय आपस में ही लड़ने लगे थे। उसके बाद मराठा चुनौती। अब मराठा चुनौती, आप पिछले के जो शासक आप देखेंगे जैसे कि औरंगजेब हैं, और ये सॉरी दोस्तों जैसे कि अकबर, जहांगीर, ये लोग जो हैं उन्होंने राजपूतों से दोस्ती का हाथ बढ़ाया था, दोस्त मित्रता का रिश्ता रखा था दोस्तों। लेकिन औरंगजेब ने ऐसा नहीं किया, और उस समय मराठा का उद्भव होता है, जिसकी वजह से और ये जो मराठा रहते हैं वो औरंगजेब को कड़ी टक्कर देते हैं। और औरंगजेब ने मराठा से लड़ते लड़ते अपनी शक्ति इतनी कमज़ोर कर दी थी कि धीरे धीरे मुगल साम्राज्य का पतन होने लगा था, मुगल साम्राज्य अपने पतन की ओर बढ़ने लगा था। इसके अलावा और भी कारण है, जैसे कि जो विदेशी कंपनियां थी वो लोग भी, वैसे भी समुद्री जो नीति थी मुगल शासकों की वो मजबूत नहीं थी, समुद्री सेना मजबूत नहीं थी, जिसकी वजह से जो विदेशी कंपनियां थी उन्होंने अपना अधिकार जमाया और मुगल साम्राज्य को धीरे धीरे पतन की ओर ले गए। चलिए फ्रेंड्स, अब हम आगे देखते हैं। और ये सब कहानियाँ कब की हैं, तो वो ये सब हैं 18वीं सदी के पूर्व की कहानियाँ हैं।
18वीं सदी के पूर्व में महान मुगल शासन की शक्ति एवं प्रतिष्ठा का भारी पतन हुआ था। औरंगजेब की गलत नीतियों ने मुगल साम्राज्य की स्थिरता को छीन किया। अतः मुगल साम्राज्य के विघटन की प्रक्रिया औरंगजेब के समय से ही शुरू हो चुकी थी। 1707 के बाद इसमें तीव्रता भी आ गई। मैंने अभी आपको बताया ना कि कैसे कैसे औरंगजेब ने दक्षिण की तरफ ध्यान दिया था बहुत ज़्यादा, और अपनी राजधानी से बहुत दिन तक दूर रहे थे, जिसका परिणाम ये निकला कि जो उनके दरबारी भी थे वो आपस में ही शत्रुता करने लगे, और जो राजनीतिक अस्थिरता बोली जाती है वो पूरे राज्य में फैल गई। और चूंकि मुगल साम्राज्य का शासन लगभग पूरे भारत में फैला हुआ था दोस्तों, इसलिए ये औरंगजेब जो था वो पूरे शासन को, पूरे भारतवर्ष को समेट कर नहीं रख सका, और जो विद्रोह होते गए, मराठों से जो चुनौती मिलती गई, इसकी वजह से मुगल साम्राज्य धीरे धीरे कमजोर भी पड़ने लगा था। और 1707 में जैसे ही औरंगजेब की मृत्यु हो जाती है, वैसे ही मुगल साम्राज्य के पतन में तीव्रता भी आ जाती है। अब औरंगजेब की मृत्यु के पश्चात देखिए क्या होता है कि औरंगजेब के पश्चात साम्राज्य के प्रमुख समस्याएं, यानी कि जब औरंगजेब की मृत्यु हो जाती है तो उसके बाद जो हम समाज था, जो मुगल शासन था, उसके सामने कौन कौन सी समस्याएं आती हैं उसके बारे में हम लोग देखेंगे। क्या होता है दोस्तों कि औरंगजेब की मृत्यु के पश्चात दो वर्गों द्वारा राज्य की शक्ति में हिस्सेदारी ली जाती है, यानी कि दो वर्गों की हिस्सेदारी राज्य में हो जाती है। और वो कौन कौन से वर्ग हैं, तो वो हैं जमींदार वर्ग और कुलीन वर्ग। अब ये दोनों वर्ग क्या हैं इसके बारे में हम लोग थोड़ा देखते हैं। जमींदार जो थे वो अपनी जमीन के वंशानुगत स्वामी थे, जिन्हें वंशानुगत आधार पर कुछ विशेषाधिकार प्राप्त थे, और इन्हें राय, ठाकुर, खूत, देशमुख इत्यादि नामों से जाना जाता था। ठीक है, आप ये नाम याद रखेंगे। जो जमींदार थे, ठाकुर, खूत, देशमुख, राय इत्यादि नामों से इन्हें जाना जाता था। और ये क्या करते थे, ये जमींदार का काम क्या था, तो ये राजस्व संग्रह करने में मदद करते थे, और स्थानीय प्रशासन के लिए सैनिकों का प्रबंध करने में इनका मुख्य स्थान था। यानी कि जो मुगल शासन जो उस समय चल रहा था, और औरंगजेब के बाद, औरंगजेब से पहले भी, औरंगजेब के समय में भी और उसके बाद भी, ये जो जमींदार थे वो राजस्व संग्रह करते थे। किसके लिए? मुगल शासकों के लिए। और उसके बाद अगर कोई युद्ध होता था तो उसके लिए सैनिकों का भी ये प्रबंध करते थे ये जमींदार, इसलिए इन्हें मुख्य स्थान प्राप्त था समाज में। इसके बाद क्या हुआ दोस्तों कि जैसे ही इन्हें मुख्य स्थान प्राप्त था, इनकी जो शक्ति है वो धीरे धीरे बढ़ती गई, उसमें बढ़ोतरी होती गई। और औरंगजेब ने जब देखा कि इनकी शक्तियां बढ़ रही हैं तो उसे कुचलने की कोशिश भी की थी, लेकिन इनकी शक्ति इतनी बढ़ चुकी थी कि औरंगजेब इसमें असफल रहा था। और ये जो जमींदार वर्ग हैं उनकी शक्तियों की बढ़ोतरी औरंगजेब के शासन काल में ही सबसे ज़्यादा हुई थी। यानी कि एक तरफ ये कुचलने की कोशिश कर रहा था, लेकिन आप सोच सकते हैं कि ये कितना असफल साबित हुआ था कुछ क्षेत्रों में, कि कुचलने की कोशिश करने के बावजूद भी ये कुचल नहीं सका, और इसी के शासनकाल में बहुत ज़्यादा जमींदार वर्ग की वृद्धि हो जाती है। और जैसे ही वृद्धि होती है वो कुछ लोगों को अपनी सहायता प्रदान करने लगे, जिससे क्या होता है कि साम्राज्य के भीतर अन्य शक्तिशाली वर्गों की उदय होती है। अन्य शक्तिशाली वर्गों की ये सहायता करते हैं और उनका उद्भव कराते हैं। और ये जो शक्तिशाली वर्ग हैं दोस्तों, इसे हम कहते हैं कुलीन वर्ग। यानी कि जमींदार वर्ग के मजबूती के कारण एक कुलीन वर्ग का उदय होता है। अब हम लोग कुलीन वर्ग के बारे में जानेंगे। अब कुलीन वर्ग क्या था, तो ये ऐसे वर्ग थे जिन्हें बड़ी जागीर, मनसब इत्यादि सौंपे जाते थे। और इसमें कौन कौन से आते थे, तो राजपूत शासक, सूबेदार, मनसबदार इत्यादि ये लोग सौंपे जाते थे। इन्हें बड़ी बड़ी जागीर दी जाती थी, इन्हें मनसबदार बनाया जाता था। एक क्षेत्र का जो है पूरा जो भार था इन पे दिया जाता था, शासन का जो भार होता है वो इन पे दिया जाता था। और
वैसे अभी हम लोगों ने देखा जमींदार वर्ग और कुलीन वर्ग, लेकिन इनमें भी क्या हुआ था कि औरंगजेब के बाद के मुगल शासकों के दौरान ये जो वर्ग थे, यानी कि जो जमींदार वर्ग थे या जो कुलीन वर्ग थे, तो एक ही जमींदार वर्ग एक ही कुलीन वर्ग नहीं थे दोस्तों। जमींदारों का भी जो समूह था वो अलग अलग था, कुलीन वर्ग का समूह भी अलग अलग था। क्या हुआ कि इन्हीं में आपस में ही शत्रुता बढ़ने लगी, और शत्रुता इतनी बढ़ गई कि ये लोग आपस में ही लड़ने लगे, और जिससे आगे चलकर मुगल शक्ति कमजोर होती चली गई। और जैसे ही मुगल शक्ति कमजोर होती है, वैसे ही विभिन्न क्षेत्रीय शक्तिशाली समूहों का उदय होता है। अब देखते हैं हम लोग कि कौन कौन से शक्तिशाली क्षेत्र हैं, कौन कौन से क्षेत्रीय शक्तिशाली समूह हैं। तो दोस्तों, औरंगजेब के शासन काल में जाट, सिख, मराठा जैसे शक्तिशाली क्षेत्रीय समूहों का पदार्पण हुआ, और ये औरंगजेब की जो धार्मिक नीति थी, अधिकार करने की नीति थी, उसके कारण ये जो लोग आप देख रहे हैं, जाट, सिख, मराठा इत्यादि जो नए नए जो राज्य हैं, उनका जो क्षेत्रीय शक्तियां हैं, जो उनका उदय हुआ था, वो मुख्यतः औरंगजेब की धार्मिक नीति की देन थी। वो क्या करते हैं कि ये लोग मुगल साम्राज्य से युद्ध करते हैं, लेकिन मुगल साम्राज्य से जब इनकी युद्ध होती है तो ये पहले प्रयास में सफल नहीं होते हैं, और उस समय औरंगजेब के शासनकाल में ये होता है, लेकिन उस समय ये सफल नहीं होते हैं दोस्तों। लेकिन यहाँ पे जो क्षेत्रीय शक्तियाँ हैं, उन्होंने मुगल शक्तियों को बहुत कड़ी टक्कर दी थी। भले ही वो सफल ना हो, लेकिन जो मुगल शक्ति जो कमजोर होती है, उसकी नींव कहीं ना कहीं इन क्षेत्रीय शक्तियों ने ही डाली थी। उसके बाद वही मैंने आपको बताया कि निरंतर संघर्ष से मुगल साम्राज्य कमजोर पड़ जाती है। ये जो क्षेत्र हैं वो लगातार मुगल जो शक्तियां हैं, जो मुगल शासन चल रहा था, उनसे लगातार संघर्ष करते हैं, जिससे संघर्ष करते करते मुगल साम्राज्य कमजोर हो जाता है। और इसमें जो सबसे महत्वपूर्ण है फ्रेंड्स, वो है मराठा, सिख इत्यादि। तो पहले हम लोग थोड़ा मराठा के बारे में देखते हैं। मराठा जो थे फ्रेंड्स, उनका जो शुरुआत में लक्ष्य था वो केवल महाराष्ट्र पर नियंत्रण करना था, लेकिन बाद में सरदेशमुखी और चौथ वसूलने की अनुमति मुगल शासक से ये प्राप्त करना चाहते थे, जिसकी वजह से भी, और जो मुगल शासक थे वो इसकी अनुमति नहीं दे रहे थे, चौथ वसूलने की वो अनुमति नहीं दे रहे थे, जिसकी वजह से भी इनमें लगातार जो है वो संघर्ष चलता रहता है। अब आप ये सोचेंगे कि ये चौथ क्या होता है, तो फ्रेंड्स ये एक प्रकार का कर होता है, जो ये चाहते थे कि जो महाराष्ट्र है उस पे मराठों का नियंत्रण रहे, और यहाँ से मुगल शासक नहीं बल्कि जो मराठे थे वो चौथ वसूले। इस कारण इन लोगों में संघर्ष चलता रहता था। 1740 ईस्वी तक फ्रेंड्स उत्तर भारत में गुजरात, मालवा और बुंदेलखंड प्रांतों पर अपना प्रभाव फैलाने में ये जो मराठे हैं वो सफल रहे थे, और जैसे ही ये सफल होते हैं मुगल शक्ति प्रभावित होती है, यानी कि मुगल शक्ति जो है वो कमजोर होती जाती है। और मैं आपको बता दूं कि मराठा जो साम्राज्य था उसकी स्थापना शिवाजी के द्वारा की गई थी। इसके बारे में हम लोग आगे डिटेल से पढ़ेंगे भी। अब हम लोग आगे आर्थिक एवं प्रशासनिक समस्याओं के बारे में देखते हैं कि जो मुगल साम्राज्य था उसमें आर्थिक एवं प्रशासनिक समस्याएं कैसे आई थी, और कैसे इन्होंने भी आर्थिक एवं प्रशासनिक समस्याओं ने भी मुगल साम्राज्य के पतन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। तो क्या हुआ था फ्रेंड्स कि औरंगजेब के शासनकाल में अमीर जो लोग थे उनकी और मनसबदारों की जो बढ़ोतरी है वो ज़रूरत से ज़्यादा हो गई थी। यानी कि जो ये औरंगजेब था उसने क्या किया था कि इतने ज़्यादा अमीर वर्ग का तो उदय वैसे भी हो रहा था, और मनसबदार जो थे उस वहाँ पे भी बहुत बढ़ोतरी इन्होंने की थी, औरंगजेब ने की थी ये बढ़ोतरी, जिसके कारण क्या हुआ कि और इन्हें जागीर दी जाती थी। तो जागीर में क्या दिया जाता था, भूमि दी जाती थी इन्हें। तो अब जब संख्या बढ़े इनके, तो जागीर के तौर पर भूमि वितरित हेतु कम पड़ गई, यानी
कि इन्हें औरंगजेब के पास अब भूमि नहीं बची थी कि इन्हें जागीर प्रदान कर सके। और जब ऐसा हुआ तो अमीर क्या करते हैं कि किसानों पर दबाव डालकर अपनी जागीर जो थी वो उससे भी अधिक आय प्राप्त करना शुरू कर देते हैं, क्योंकि औरंगजेब की तरफ से अब इन्हें कोई फायदा नहीं मिल रहा था। ठीक है। और जिसके परिणाम स्वरूप क्या होता है, जैसे ही अमीर किसानों पर दबाव डालना शुरू करते हैं वैसे ही विद्रोह शुरू होता है। और ये जो विद्रोह है वो धीरे धीरे मुगल जो शक्ति थी उसे कमज़ोर करता है। और फिर जब औरंगज़ेब की मृत्यु हो जाती है उसके बाद भी मुगल शासन कभी संभला नहीं, क्योंकि औरंगज़ेब के जो उत्तराधिकारी थे वो एक तो बहुत कमज़ोर थे और अयोग्य उत्तराधिकारी थे, जो मुगल साम्राज्य के पतन का एक मुख्य कारण भी बना। अब देखिए फ्रेंड्स, आगे क्या होता है कि जैसे ही ये मुगल साम्राज्य कमज़ोर पड़ता है वैसे ही स्वायत्त क्षेत्रीय राज्यों का भी उदय होता है। स्वायत्त क्षेत्रीय राज्य क्या थे वो मैं आपको बताती हूँ। 1724 ईस्वी में फ्रेंड्स हैदराबाद में निज़ामुल मुल्क के द्वारा एक हैदराबाद राज्य की स्थापना की जाती है और वो स्वतंत्र राज्य की, यानी कि जो निज़ामुल मुल्क थे वो पहले जो सारे जो क्षेत्र थे वो मुगल साम्राज्य के अंतर्गत ही आते थे, लेकिन हैदराबाद के जो निज़ामुल मुल्क ने क्या किया कि 1724 ईस्वी में इसे मुगल शासन से अलग कर दिया। लेकिन मैं आपको एक ये भी बात बता दूं कि अलग तो किया, लेकिन समय समय पर ये जो निज़ामुल मुल्क थे वो मुगल शासन के प्रतिनिधि बने रहे और भेंट नजराने आदि मुगल शासकों को भेजते रहे थे। वैसे ही 1740 ईस्वी में बंगाल में मुर्शिद कुली खां ने, 1750 ईस्वी में गुजरात और सिंध में, 1754 ईस्वी में अवध में, ऐसे करके विभिन्न राज्यों की स्थापना की गई थी। स्वायत्त क्षेत्रीय राज्यों की स्थापना की गई। आपसे ये क्वेश्चन पूछा भी जाता है कि हैदराबाद में जो है वो हैदराबाद जो राज्य है वो स्वतंत्र राज्य की स्थापना किसने की थी, तो निज़ामुल मुल्क ने, और बंगाल की मुर्शिद कुली खां ने, और आगे मैं आपको और भी जो गुजरात और सिंध है या अवध है इसके बारे में बताऊंगी। और दिल्ली के नज़दीक फर्रुखाबाद एवं रुहेलखंड में स्वतंत्र पठान राजवंश का शासन था। और ये पठान जो राजवंश थे फ्रेंड्स वो राजपूतों के गठबंधन के साथ बना था, लेकिन औरंगजेब ने क्या किया था कि अपनी कूटनीति के द्वारा राजपूतों के साथ इनका गठबंधन तोड़ दिया था। और जो दक्षिण की तरफ मैसूर में हैदर अली के द्वारा ये मैसूर एक मजबूत साम्राज्य की नींव डाली जाती है, जो आगे चलकर बहुत ही मजबूत साम्राज्य के तौर पे उभर कर सामने आता है। तो इस प्रकार मुगल साम्राज्य के विभिन्न हिस्सों में राज्यों की 3 मुख्य श्रेणियां उदित हुई थी, जो मैं आपको बताती हूँ। पहली थी उत्तराधिकारी राज्य, जो मुगल साम्राज्य के प्रत्यक्ष नियंत्रण से छूट गए, यानी कि जिनका मुगल साम्राज्य पर प्रत्यक्ष नियंत्रण था, लेकिन जैसे ही मुगल साम्राज्य कमजोर होता है वे अपने आप को स्वतंत्र घोषित कर देते हैं, जैसे अवध, बंगाल और हैदराबाद। ये आपसे क्वेश्चन पूछा जाता है, इसलिए आप इसे ध्यान रखेंगे। दूसरे स्वतंत्र राज्य जो प्रमुख रूप से मुगल साम्राज्यों का प्रांतों पर नियंत्रण में कमी के कारण सामने आए थे, यानी कि मैसूर, केरल और राजपूत राज्य, यानी कि मुगल साम्राज्य को जो नियंत्रण था उसमें अब कमी आ रही थी, जिसके कारण नए नए प्रांतों का उदय हो रहा था। और फिर मुगलों के विरुद्ध विद्रोहियों द्वारा स्थापित नए राज्य, इसमें कौन कौन से हैं? मराठा राज्य, पंजाब राज्य और जाट राज्य, यानी कि इन 3 राज्यों ने विद्रोह करने के लिए, मुगलों के विरुद्ध विद्रोह करने के लिए अपने राज्य स्थापित किए थे। प्रांत राज्य में मैसूर, केरल, राजपूत, और जो उत्तराधिकारी राज्य थे उसमें अवध, बंगाल और हैदराबाद। तो आज के लिए बस इतना ही फ्रेंड्स। आगे हम लोग उत्तराधिकारी राज्यों के बारे में पढ़ेंगे, फिर स्वतंत्र राज्य के बारे में पढ़ेंगे, और फिर कुछ विद्रोही राज्यों के बारे में जानेंगे, और उसके आगे धीरे धीरे करके हम लोग सारे चैप्टर को कंप्लीट करेंगे। फ्रेंड्स, मैं आपको एक बात बता दूं कि अगर आपने पिछले वीडियोस नहीं देखे हैं तो आप वहां पे जाकर पिछले वीडियोस, प्लेलिस्ट में सारे वीडियोस डाले गए हैं सीक्वेंस में, आप वहां पे जाकर सारे वीडियोस देख लें ताकि आपको आगे की क्लासेस समझ में आ सके
और अगर आपको मेरा पढ़ाया हुआ पसंद आता है तो हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें, ताकि हमें भी प्रोत्साहन मिलता रहे और मैं आपके लिए अच्छे से क्लासेस ला सकूं, अच्छी अच्छी वीडियोस ला सकूं। थैंक यू फ्रेंड्स।